महाराष्ट्र की सियासत में ओवैसी बंधुओं की एंट्री के साथ ही विवादित बयानों की अब झड़ी लग चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ने चेतावनी दी है और बटेंगे कटेंगे के नारे पर सियासी संग्राम भी छेड़ दिया है। क्योंकि ओवैसी के भाषण में सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी और सीएम योगी का जिक्र रहा। उन्होंने साफ साफ कहा, मैं तो खुला बोल रहा हूँ कि मैं मोदी योगी का दुश्मन हूँ। मैं तो खुला कह रहा हूँ, मोदी और योगी का मैं तो दुश्मन हूँ, शायद आप उनके दोस्त हैं। बताओ उनको, जाकर बोलो। इसके साथ ही उन्होंने खुद को मुसलमानों का रहनुमा करार दिया और कहा, मैं कलमा पढ़ने वाला मुसलमान कह रहा हूँ, मोदी और योगी जितना आपका हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। अकबरुद्दीन यही नहीं रुके, उन्होंने सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे बयान पर भी टिप्पणी की, जिसमें सीएम योगी ने कहा था, ये लोग आपको जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटेंगे। आपके नाम पर, आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे, और जब आपके ऊपर संकट आएगा ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा। जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे, लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर। यानी महाराष्ट्र का रण अब और भी भीषण हो चुका है, जिसमें एक तरफ हिंदुओं को एकजुट करने वाले योगी आदित्यनाथ हैं, तो दूसरी तरफ खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाले ओवैसी बंधु। खुद को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी का दुश्मन बताने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर 15 मिनट का जिक्र कर डाला और इस बार उन्होंने 12 साल पहले दिए विवादित बयान को ताजा कर दिया। क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2012 में 15 मिनट वाला भड़काऊ बयान दिया था। तब उन्होंने कहा था कि देश से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो पता चल जाएगा कौन ताकतवर है। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। लेकिन इस बार औरंगाबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐसा भाषण दिया जिससे आने वाले दिनों में सियासत गरमाने वाली है। अकबरुद्दीन ने अपने भाषण में एक बार फिर से 15 मिनट का जिक्र कर दिया। ओवैसी ने कैंपेनिंग टाइम का जिक्र करते हुए कहा कि 10 बजे तक का समय है और 9:45 हुए हैं, अभी 15 मिनट बाकी हैं। अभी 15 मिनट। अकबरुद्दीन ने पुराने भाषण की याद दिलाई, जिसके बाद महाराष्ट्र के साथ ही देश की सियासत में उबाल आ चुका है, क्योंकि यही वो 15 मिनट का बयान है जिसे लेकर बात अदालत तक पहुंच गई थी। उधर ओवैसी बंधु मुसलमानों को एकजुट कर रहे हैं तो इधर हिंदुत्व का एजेंडा लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में बटे थे कटे थे का नारा बुलंद कर रहे हैं, जिसमें अब शिवाजी बनाम औरंगजेब की लड़ाई शुरू हो चुकी है। क्योंकि उन्होंने आगरा में बने म्यूजियम का जिक्र किया और कहा, जब मैं उत्तर प्रदेश का सीएम बना तो सबसे पहले मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा। मैंने कहा औरंगजेब से क्या संबंध है तुम लोगों का? एक विदेशी आक्रांता था, हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। इस म्यूजियम का नाम तो छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति में होना चाहिए। सीएम योगी यही नहीं रुके, एक बार फिर उन्होंने महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद किया और इस बार जिक्र छत्रपति शिवाजी महाराज का किया और कहा, ये प्रेरणा वहीं से मिली है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। महाराष्ट्र के चुनावी घमासान की शुरुआत जिस पोस्टर से हुई, उस पोस्टर को बीजेपी अपना चुनावी टैगलाइन बना चुकी है और सीएम योगी उसी फॉर्मूले को साधने के लिए बटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद कर रहे हैं।
कर्नाटक के बेलगावी में मुगल शासक औरंगजेब की तस्वीर वाला बैनर लगाने के बाद तनाव फैल गया और इसे देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा को बढ़ाया गया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा। ये बैनर औरंगजेब की जयंती पर बेलगावी के शाहूनगर इलाके में अज्ञात लोगों के जरिए लगाया गया था, जिसमें औरंगजेब को सुल्तान हिंद और अखंड भारत का असली संस्थापक बताया गया। हालांकि स्थानीय लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने बैनर को हटा दिया और इलाके में पुलिस तैनात कर दी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार को घेरा और तुष्टीकरण की नीति का आरोप लगाया। जो देश विरोधी जो उनका मनोस्थिति है उसको दर्शाता है, उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। दरअसल 3 नवंबर को औरंगजेब का जन्मदिन मनाने के लिए कुछ व्यक्तियों ने बिना अनुमति सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर लगा दिए। इसके बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैलने की स्थिति पैदा हो गई। फिलहाल पुलिस ने औरंगजेब का पोस्टर लगाने वाले अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, उसकी पहचान कर रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 की बहाली के लिए प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हालांकि हंगामे के बीच विधानसभा में ये प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन विपक्ष के नेताओं का हंगामा नहीं थमा। इससे पहले विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने ये प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में धारा 370 हटाने पर चिंता व्यक्त की गई। साथ ही भारत सरकार से विशेष दर्जे, संवैधानिक गारंटी की बहाली और इन प्रावधानों को बहाल करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू करने का आह्वान किया गया। लेकिन प्रस्ताव पेश होते ही बीजेपी नेताओं ने हंगामा कर दिया। हंगामे के दौरान स्पीकर बार बार नेताओं को अपनी सीट पर बैठने की अपील करते रहे। इस दौरान नाराज बीजेपी विधायकों ने प्रस्ताव की प्रतियां सदन में फाड़कर हवा में फेंक दी। जम्मू कश्मीर की नई सरकार कांग्रेस के सहयोग से यहां आतंकवाद और अलगाववाद की मानसिकता को दोबारा जन्म देने की कोशिश कर रही है। हंगामा इतना बढ़ गया कि बीजेपी नेता स्पीकर के सामने पहुंच गए। इस दौरान कुछ विधायक टेबल पर चढ़कर हंगामा करने लगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। लेकिन हजारीबाग में एक सभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ ऐसा बोल गए जिस पर सियासत शुरू हो गई। दरअसल खड़गे एक सभा को संबोधित कर रहे थे। भाषण के दौरान ही खड़गे ये भूल गए कि झारखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, जिसके बाद उन्होंने मंच पर मौजूद दूसरे नेताओं से विधानसभा सीटों के बारे में पूछा। यहाँ पर सीट कितने हैं? 81 सीट है। इतना ही नहीं, अपने भाषण के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड चुनाव को छोटा बताया। अरे भाई, एक छोटी सी इलेक्शन में इतने लोग आकर यहाँ पर एक मजमा बना रहे हैं। खड़गे के इस बयान पर विवाद होते देर नहीं लगी। बयान के बाद बीजेपी ने खड़गे को निशाने पर ले लिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, कांग्रेस झारखंड को नीचा दिखाना बंद करो। इस राज्य के बड़े सपने हैं और बीजेपी उन्हें हकीकत में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड की आवाज सम्मान की हकदार है, खारिज करने की नहीं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सियासी दलों का प्रचार अभियान तेज है और इस सिलसिले में आज राहुल गांधी नागपुर पहुंचे और न्याय का अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी पर हमला बोला। हाथ में संविधान की किताब लेकर उन्होंने कहा कि ये लोग संविधान को खत्म करने में लगे हैं। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण करते हैं तो सिर्फ इस किताब पर नहीं कर रहे हैं आक्रमण, वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी अर्बन नक्सल से घिरे हुए हैं। ऐसा मानता हूं कि अर्बन नक्सल विचार जो है कि जो देश की संस्थाओं पे और देश के संविधान पे लोगों के विश्वास को समाप्त करने की कोशिश करता है, उस अर्बन नक्सल विचार को ही प्रोपोगेट करने का काम भारत जोड़ो के माध्यम से हो रहा है। एनसीपी शरद चंद्र गुट के प्रमुख शरद पवार के एक बयान ने प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल मचा दी है।
महाराष्ट्र के बारामती में एक सभा के दौरान शरद पवार ने राजनीति से संन्यास लेने के संकेत दिए। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे अब सांसद या विधायक नहीं बनना, मुझे लोगों के सवाल हल करने हैं। अगर हमारे विचारों की सरकार आती है तो सरकार के पीछे मैं मजबूती से खड़ा रहूंगा। ये पहली मर्तबा नहीं है जब शरद पवार ने राजनीति से संन्यास लेने की बात कही हो। इससे पहले उन्होंने राजनीति से रिटायरमेंट की बात कही थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना फैसला बदल लिया था। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि शरद पवार जैसा मार्गदर्शक का होना जरूरी है। साथ ही उन्होंने शरद पवार को संन्यास नहीं लेने के लिए मनाने की भी बात कही। देश में पवार साहब जैसा 60 साल का संसदीय जीवन का अनुभव किसी के पास नहीं है। राष्ट्रीय राजनीति हो, राज्य की राजनीति हो, गठबंधन की राजनीति हो। इस बीच एनसीपी के चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी अजीत गुट से कहा कि अखबारों में 36 घंटे के भीतर डिस्क्लेमर छपवाएं कि घड़ी चुनाव चिन्ह का मामला कोर्ट में है। देश भर में धूमधाम से मनाए जा रहे छठ महापर्व के बीच दिल्ली में यमुना नदी का प्रदूषण श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी समस्या बन गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना नदी में छठ पूजा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह फैसला यमुना में बढ़ते प्रदूषण के चलते लिया। हम आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने कहा कि छठ पूजा चल रही है, हम एन वक्त पर कोई आदेश नहीं दे सकते क्योंकि रातों रात यमुना साफ नहीं हो सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यमुना का पानी इतना गंदा है कि अगर लोग उसमें घुसकर पूजा करेंगे तो खुद बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे में हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है। अगर सरकार चाहे तो नदी किनारे रहने वाले लोगों को दूसरी जगह बसा सकती है और इस समस्या का समाधान कर सकती है। वहीं दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि छठ पूजा के लिए शहर में लगभग 1000 जगह निर्धारित की गई हैं और इन जगहों पर पूजा करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। खास तौर पर पूर्वी दिल्ली में ही लगभग 35 जगह निर्धारित की गई हैं। अब सड़क हादसे की एक बेहद डराने वाली तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, जहां कंक्रीट से लदा ट्रक इनबैलेंस हुआ और एक गाड़ी पर पलट गया जिसमें कार सवार अंदर ही फंस गया। और इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है हादसा कितना भीषण होगा, क्योंकि एक गिट्टी से लदा ट्रक कार के ठीक ऊपर जा गिरा जिसके अंदर कई लोग दब गए। बताया जा रहा है जिस समय हादसा हुआ कुछ लोग इसी कार में सवार थे और गाड़ी डिवाइडर के पास खड़ी थी। तभी तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया जो सीधा गाड़ी के ऊपर जा गिरा और ट्रक में लदे कंक्रीट के नीचे गाड़ी फंस गई। हालांकि मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने मुश्किल से कार में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया, लेकिन राहत की बात यह है कि कार सवार सभी को बाहर निकाल लिया गया, जिसमें से कुछ को गंभीर चोटें भी आई हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया जिस तरीके से यह हादसा हुआ उसमें कार सवार का बच पाना काफी मुश्किल था, क्योंकि पूरा कंक्रीट गाड़ी की ऊपर जा गिरा और कार पूरी तरह से ढक गई थी। फिलहाल बड़ा हादसा होते होते टल चुका है, लेकिन सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करने वालों के लिए जरूर ये सबक है। राजस्थान के नागौर में इंडियन एयरफोर्स के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। वायुसेना का यह हेलीकॉप्टर जोधपुर से हिंडन जा रहा था, लेकिन बताया गया कि कुछ देर उड़ान भरने के बाद हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को रियानबाड़ी के जसनगर के पास एक खेत में सुरक्षित उतार दिया। खेत में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होते ही वहां हड़कंप मच गया। आसपास के लोग भागे भागे मौके पर पहुंच गए। हेलीकॉप्टर देखने वालों की वहां भीड़ जुट गई। इस दौरान पायलट वहां चहलकदमी करते दिखाई दिए। वहीं हेलीकॉप्टर के पास लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस वालों को भी बुला लिया गया। कुछ देर में वायुसेना के अधिकारी भी वहां पहुंच गए और हेलीकॉप्टर में आई खराबी की जांच करने में जुट गए। अमेरिकी चुनाव में जीत के बाद रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। जीत के बाद उन्होंने अमेरिकी वासियों को धन्यवाद दिया और देश की समस्याओं को दूर करने का वादा भी किया। तो वहीं भारत से दोस्ती निभाने का पहला संकेत भी दे डाला। डोनाल्ड ट्रंप 2025 में होने वाले क्वेड सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। और फ्लोरिडा में समर्थकों ने डोनाल्ड ट्रंप का जोरदार स्वागत किया। ट्रंप की जीत पर समर्थकों ने आतिशबाजी की।
अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज में जीत जरूरी है। इतनी सीटें हासिल करने के लिए 7 स्विंग स्टेट्स में जीत हासिल करना जरूरी है। स्विंग स्टेट्स में कुल 93 सीटें हैं। इनमें से 3 स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है। इसके अलावा ट्रंप ने बाकी सभी स्विंग स्टेट्स में बढ़त हासिल की है। जीत की ओर बढ़ने के लिए ट्रंप अपनी पत्नी मेलेनिया और कैंपेन टीम के साथ स्टेज पर पहुंचे और अमेरिकी जनता को धन्यवाद दिया और अमेरिका महान बनाने का दावा किया। There is no job like this. This is the most important job in the world. Just as I did in my first term, we had a great first term, a great first term. I will govern by a simple motto: promises made, promises kept. We're going to keep our promises. ट्रंप की जीत तय होने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी। तो वहीं अपने संबोधन में ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया। We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop war. हालांकि ट्रंप की जीत की औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन 7 स्विंग स्टेट्स में ट्रंप का शानदार प्रदर्शन रहा। डोनाल्ड ट्रंप के शासन के दौरान भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी मजबूत हुए थे। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री स्पेशल रही। ट्रंप की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी और सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी और ट्रंप की तस्वीरों को पोस्ट किया और ट्रंप की जीत को ऐतिहासिक बताया। पीएम मोदी ने लिखा कि हार्दिक बधाई मेरे दोस्त आपकी ऐतिहासिक चुनावी जीत पर। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए उत्सुक हूँ। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। इधर भारत में भी ट्रंप की जीत का जश्न मनाया गया। रामनगरी अयोध्या के संतों ने हवन किया तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोगों ने आतिशबाजी की और हाथ में मोदी और ट्रंप की तस्वीर लेकर जश्न मनाया। वहीं एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ट्रंप के आने से भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। Whoever is elected president of the United States, the government of India will deal with that person in the best interest of India and in the best interest of a good bilateral relationship with USA. डोनाल्ड ट्रंप 2017 से 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनकी नीतियां पूरी दुनिया जानती है और भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के पास ट्रंप से कई मोर्चों पर डील करने का अनुभव भी है। नरेंद्र मोदी को ट्रंप कई बार अपना दोस्त बता चुके हैं। इस बार के चुनाव प्रचार के दौरान भी ट्रंप ने कई बार पीएम मोदी का नाम लिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और यूएस के संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। दिवाली के खास मौके पर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया था। साथ ही अपनी सरकार आने पर दोनों देशों के बीच की साझेदारी को और आगे बढ़ाने का वादा किया। There is no secret of the personal relationship between the two leaders going back to 2016 to 20. So I think it bodes very well for the India-US relationship. दोनों नेताओं के बीच घनिष्ठ संबंधों की बानगी कई हाई प्रोफाइल कार्यक्रमों में दिख चुकी है। 2019 में टेक्सास में हाउडी मोदी रैली में ये नजर भी आया था, जहां ट्रंप ने लगभग 50,000 लोगों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी की थी। ये किसी विदेश नीति के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी सभाओं में से एक थी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी मेहमान नवाजी दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में की थी। इस दौरान 1,20,000 से भी ज्यादा लोग अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए मौजूद थे। अमेरिका चुनाव की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है और अगले 4 साल के लिए डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने जा रहे हैं। अमेरिका के इस चुनाव पर भारत समेत पूरी दुनिया की नजर थी। अमेरिका में ट्रंप की वापसी भारत के साथ साथ एशिया के हिंदुओं के लिए भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रचार के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर बात की थी और उसकी कड़ी निंदा की थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो सत्ता में लौटेंगे तो हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। साथ ही ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति के लिए जिम्मेदार बताया था। बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा का वादा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और कमला हैरिस पर हिंदुओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। ट्रंप ने ये भी कहा कि वो अमेरिका में धर्म विरोधी अति वामपंथियों से हिंदू अमेरिकियों की रक्षा करेंगे। ऐसे में ट्रंप के जीतने पर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर उम्मीद जगी है। अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हुए अत्याचारों की निंदा की और ये कहा था कि विजयी होने पर अमेरिका
हिंदुओं को अपना धर्म पालन करने का, स्वतंत्रता से पालन करने इसके अधिकार की वह सुरक्षा करेगी। ट्रंप की जीत पर भारत में हिंदुओं ने तो जश्न मनाया ही। यूपी की राजधानी लखनऊ में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिठाई बांटी, दादा मियां की मजार पर चादर चढ़ाई।